हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स के अंदर हमने समझा यूनेरी ऑपरेटर्स जो कि रखते हैं सिर्फ ओनली वन ऑपरेंड। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं बाइनरी ऑपरेटर्स जिसमें हम दो ऑपरेंड्स का यूज कर सकते हैं। सो बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहला होता है टाइप अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। एडिशन परफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 10, बी वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 20। सो एडिशन परफॉर्म होता है ए प्लस बी जिसमें वो हमें आंसर देगा दोनों के वैल्यूज को सम करके। फिर उसके बाद हमारे पास होता है सब्सट्रैक्शन, ए माइनस बी, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं जिसमें हमें 10 माइनस 20 माइनस 10 आंसर देगा। ए मल्टीप्लाइड बाय बी, हम एस्ट्रिक यूज करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे 10 इंटू 20 वो 200 प्रिंट करवाएगा अगर आंसर हम प्रिंट कराते हैं तो। और यहाँ पर ए डिवाइड बी अगर इस तरीके से करते हैं तो अगर इंटीजर वैल्यूज होंगी तो वो 0 प्रिंट करवा देगा क्योंकि 10 डिवाइड 20 हो ही नहीं सकता है। बट अगर हम लोग फ्लोट यूज कर रहे होंगे तो उस केस में वो 0 पॉइंट समथिंग प्रिंट करा देगा। फिर उसके बाद हमारे पास है मॉड ऑपरेटर, ए मॉड बी, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मॉड ऑपरेटर का एक वर्किंग होती है, अलग वर्किंग होती है। जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर, फॉर एग्जांपल इसको अपन 100 ले लेते हैं तो ज्यादा इजीली समझ आएगा। डिवाइड के टाइम पर हमें आंसर मिलता है एज क्वेश्चन। हमारा जो डिवाइड होता है जिसमें हमने अगर 100 डिवाइड करा 20 से तो यहां पर आया 500 इंटू और ये 0 फाइन। तो डिवाइड हमें आंसर देगा ये क्वेश्चन 5 आंसर देगा और मॉड हमें आंसर देता है रिमाइंडर। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर 1100 को अगर डिवाइड करते इस तरीके से तो हमारा इसमें आंसर अगर 1 रिमाइंडर आता तो हमको मॉड के थ्रू हम यहाँ पर रिमाइंडर निकाल सकते थे। तो ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें प्रेसिडेंस बहुत इजी हमको है याद रखना कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और मॉड ऑपरेटर है उनका प्रेसिडेंस सेम रहता है। उसके बाद होता है माइनस और प्लस का। प्रेसिडेंस मींस प्रायोरिटी, फाइन। सो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद वो आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहला जो हमारा बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर। इस लाइन का मतलब ये होता है कि यहां पर जो भी वैल्यू रखी हुई है उसे हम असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड। आरएचएस में जो भी वैल्यू रखी गई है उसे हम असाइन कर रहे हैं एलएचएस में। इसके लिए एग्जांपल के लिए आप अगर इस तरीके से ए और बी की वैल्यू है, हम यहाँ पर अगर लिखते हैं सी इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स हम 100 वैल्यू असाइन कर रहे हैं सी के अंदर। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क। असाइनमेंट ऑपरेटर को इन कॉम्बिनेशन विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से लिखा ए इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी, ए प्लस इक्वल्स टू बी। यहाँ पे ए की वैल्यू 100 थी और बी की वैल्यू 20 थी तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब हो गया है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। दैट मीन्स 100 प्लस 20 हुआ और वो असाइन हो गया वापस ए में, तो ए की वैल्यू हो गई 120। माइनस इक्वल्स टू भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा मैंने a माइनस इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स इस लाइन का मतलब हो गया है a इक्वल्स टू a माइनस बी। दैट मीन्स a माइनस बी होगा 100 माइनस 20 80 और 80 असाइन हो जाएगा a के अंदर। वैसा ही वर्किंग है हमारा मल्टीप्लीकेशन का, वैसा ही वर्किंग है हमारा डिवाइड का और उसी प्रकार से हमारा वर्किंग है मॉड ऑपरेटर का। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर और इवन अभी हम जो आगे डिस्कस करेंगे उन ऑपरेटर्स को भी हम यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ में। नेक्स्ट हमारा जो रहता है ऑपरेटर वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन देखते हैं और वो पर्टिकुलर रिलेशन ही क्या होती है, कंडीशन होती है। और उस कंडीशन का जो आंसर होता है वो एक बुलियन वैल्यू आंसर होता है। दैट मीन्स ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स में होते हैं सबसे पहला लेस देन,
ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर उसके बाद हमारे पास होता है इक्वल इक्वल्स टू, जिसको हम इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहते हैं, और फिर होता है नॉट इक्वल्स टू, जिसे हम नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये वर्क किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले अगर मेरे पास a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 20 है, तो अगर मैं इस तरीके से यहां पर प्रिंट करा रही हूं सी आउट a इज ग्रेटर देन b, अगर a इज ग्रेटर देन b प्रिंट करा रही हूं, तो बेसिकली यहां क्या चेक हो रहा है? 100 इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स 20, तो आंसर हमारा ट्रू, तो इसलिए यहां पर हमारे कंसोल पे आंसर प्रिंट हो जाएगा 1। फाइन। इसी प्रकार से ये जो हमारा लेस देन है उसमें भी प्रिंट हो जाएगा। लेस देन ग्रेटर, लेस देन इक्वल्स टू का वर्किंग किस तरीके से होता है? अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो या तो a की वैल्यू b से कम होनी चाहिए या तो a की वैल्यू b के बराबर होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में आंसर ट्रू आएगा। अगर a की वैल्यू b के बराबर नहीं है और वो a की वैल्यू b से बड़ी है, जो कि हमारे केस में है, तो आंसर यहाँ पे फॉल्स आएगा, दैट मीन्स 0 आएगा। इसी प्रकार हमारा इक्वल इक्वल्स टू होता है। इक्वल इक्वल्स टू में हम चेक करते हैं कि क्या a और b की वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे आप इक्वल्स टू मत बोलिएगा, और ये होता है इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं। ये है नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू b है तो आंसर अभी हमारे केस में आएगा ट्रू, क्योंकि a और b अलग अलग है। लेकिन अगर वैल्यू सेम होती तो आंसर होता है इस केस में फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है और हम उसको सी आउट के थ्रू यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का मेनली यूज हम कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में भी करते हैं, तो वो भी हम उस टाइम पर समझेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है बाइनरी ऑपरेटर्स में ही, उसको कहते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास मेनली होता है एंड ऑपरेटर, फिर होता है और ऑपरेटर, और फिर उसके बाद होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हम एक बार यूनरी ऑपरेटर्स के टाइम पर अभी समझ चुके हैं, क्योंकि ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। अगर इन्हें हम ऑपरेशंस के ऊपर अगर कैटेगराइज करते तो उस केस में एक लॉजिकल ऑपरेटर्स नाम का अलग ही कैटेगरी हो जाती, तब हम लॉजिकल नॉट इसमें डिस्कस करते। बट बेसिकली काम तो लॉजिकल वैल्यूज के लिए, लॉजिक स्टेट्स को सॉल्व करने के लिए ही करता है, तो हम यहाँ पे लॉजिकल नॉट डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यूनरी ऑपरेटर्स में उसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। लॉजिकल एंड इस तरीके से दिखता है और इस तरीके से दिखता है, हमें ऐसा ही लिखना है। सिंगल लाइन यूज कर लेंगे तो वो एड्रेस ऑपरेटर हो जाता है, सिंगल सिर्फ आप एक लाइन यूज कर लेंगे तो वो हमारा हो जाता है बिटवाइज ऑपरेटर। और तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस बात का। लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज होता है बेसिकली दो कंडीशंस को ऐड करने के लिए। दो अगर हमारे पास अलग अलग कंडीशंस हैं तो उनको हम ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक और वैल्यू लिख रही हूं c इक्वल्स टू 30, और मुझे यहां पर चेक करना है कंडीशन, मैं प्रिंट करा रही हूं सी आउट। सबसे पहले मैं लिख रही हूं a इज ग्रेटर देन b एंड b इज स्मॉलर देन c, लेसर देन c। फाइन। तो ये वर्क किस तरीके से करता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर? जैसा हमारा एंड ऑपरेटर का टेबल होता था, ट्रुथ टेबल होता था, वो क्या होता था कि अगर दोनों ही इनपुट्स हमारे ट्रू हैं उसी केस में आउटपुट ट्रू होगा। अगर एक भी इनपुट फॉल्स है, एक भी इनपुट 0 है, तो उस केस में हमारा आउटपुट भी 0 होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे इनपुट्स हमारे 0 0 हैं तो आउटपुट भी 0 आया, अगर हमारा इनपुट 1 0 है तो भी आउटपुट 0 है, अगर हमारा इनपुट 0 1 है तो भी आउटपुट 0 है, और अगर हमारा जब दोनों ही इनपुट्स 1 होंगे उसी केस में सिर्फ हमारा जो आउटपुट है वो भी 1 होगा। दैट मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तभी इसका आंसर, कंप्लीट का आंसर ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंप्लीट आंसर 0 हो जाएगा। तो इस केस में 100 इज ग्रेटर देन 20 तो कंडीशन इज ट्रू, यहां पर 20 इज लेस देन 30 तो कंडीशन इज ट्रू, तो इसका कंप्लीट आंसर 1 हो जाएगा। आप एंड ऑपरेटर का यूज करके n नंबर ऑफ कंडीशंस लगा सकते हैं। दैट मीन्स इसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करके दूसरी कंडीशन भी लगा सकते थे, उसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करके चौथी कंडीशन भी लगा सकते थे, फिफ्थ सिक्स n नंबर ऑफ कंडीशंस।
बट इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखना हमें बहुत जरूरी है एंड ऑपरेटर के टाइम पर, कि अगर एंड ऑपरेटर कंपाइलर कब तक चेक करता है, जब तक उसे पहली फॉल्स वैल्यू नहीं मिलती है। दैट मीन्स यहां भी अगर आंसर ट्रू है, यहां भी ट्रू है, बट अगर यहां पर कंडीशन हमारा इस तरीके से होता, फाइन, ए इज लेस देन बी, तो इस केस में तो यहीं पर आंसर 0 हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा है, तो कंपाइलर आगे का रीड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पता है कि अगर दोनों वैल्यूज जब हमारी ट्रू होती हैं, उसी केस में आंसर ट्रू होता है। तो इसीलिए यहां पर कंपाइलर दूसरी कंडीशन या उस कंडीशन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा होगा वो चेक नहीं करेगा और वो पर्टिकुलर वेरिएबल मॉडिफाई नहीं होगा। तो ये बेसिक रूल हमें याद रखना है कि एंड ऑपरेटर कब तक रन करता है, अंटिल इट गेट्स इट्स फर्स्ट फॉल्स आंसर। फाइन। और ऑपरेटर का काम है हमारा, जैसे कि ये ट्रुथ टेबल हमारा एंड ऑपरेटर का था, वैसे ही यहां पर और ऑपरेटर का भी ट्रुथ टेबल होता है। और वो किस प्रकार से होता है, अगर दोनों वैल्यूज हमारी फॉल्स हैं तो उस केस में, या फिर सारी वैल्यूज फॉल्स है तो उस केस में आंसर भी हमारा फॉल्स होगा। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर अभी भी हमारी दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है तो भी हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ही वैल्यूज ट्रू हैं तो उस कंडीशन में तो ट्रू था ही आंसर। तो दैट मीन्स और का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया एंड ऑपरेटर का यूज करके हम एन नंबर ऑफ कंडीशंस को कंजाइन कर सकते हैं, वैसे ही हम यहां पर और ऑपरेटर का यूज करके ए इज लेस देन बी, और ऑपरेटर बी इज लेस देन सी, और ऑपरेटर ए इज ग्रेटर देन सी, और ऑपरेटर जितना आपको लगाना हो यहां पर लगा सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा और ऑपरेटर लगा है, यहां पे पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, 0 है, तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने दूसरी कंडीशन चेक करी, क्योंकि एंड ऑपरेटर में था कि दोनों ही सभी कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर में सभी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी नहीं है। यहां पर और ऑपरेटर कब तक वर्क करता है, जब तक उसे पहली ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती है, क्योंकि और ऑपरेटर का बेसिक प्रिंसिपल ही क्या है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो सभी वैल्यूज ट्रू मान के उसे वो ट्रू कंसीडर कर देता है। तो यहां पर एक वैल्यू अगर यहां पर फॉल्स हो गई है, नेक्स्ट वैल्यू लेकिन यहां पर ट्रू हो गई क्योंकि b इज लेस देन c, तो उसके बाद की वैल्यू उसे एक्सप्रेशन उसे रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका कंप्लीट आंसर उसने 1 कर दिया और सी आउट कर दिया 1। तो ये होता है हमारा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का वर्किंग। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के टाइम पर हमें प्रेसिडेंस का ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रेसिडेंस जो हमारा होगा वो इनका होगा, और फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंस है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है वो लॉजिकल ऑपरेटर से हायर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर से हायर रहेगा। सो ये हमारी वर्किंग होती है लॉजिकल और लॉजिकल एंड की। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बाइनरी ऑपरेटर होता है वो होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे पहले होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, उसके बाद होता है बिटवाइज और ऑपरेटर, फिर होता है बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, उसके बाद होता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, फिर होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड फिर होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में एक बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये बिट्स पे वर्क करती है। नॉर्मल ऑपरेटर्स जो है हमारे बाइट्स पे वर्क कर रहे थे, जो हमारी वैल्यूज हैं उन पर वर्क कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम एक एक बिट पे वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स एक बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो ये जो 8 बिट्स हैं उसकी जो 0 और 1 की पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी वैल्यूज हैं हमारी, उन पे वर्क करता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर एक एक बिट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर की। बिटवाइज एंड ऑपरेटर बेसिकली दो नंबर्स जो है हमारे उनके बिट्स को ऐड करता है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 5, और अगर मैं यहां पर परफॉर्म कर रही हूं या फिर अगर मैं सी आउट कर रही हूं इस प्रकार से a एंड b, दैट मीन्स बिट वाइज एंड परफॉर्म कर रही हूं, तो जो हमारा a की वैल्यू होगी 10 की वैल्यू उसे हम ऐड करेंगे, बिट्स में होता है 1010, और जो हमारी 5 की वैल्यू होगी बिट्स में होता है 0101। राइट,
तो इन्हें हम ऐड करेंगे, सो 1 0 1 0 0 1 0 1, इनमें लगा है हमारा एंड ऑपरेटर, 0 1 इज 0 0 1 इज 0 0 1 इज 0 0 1 इज 0, तो हमारा इसका कंप्लीट आंसर प्रिंट हो जाएगा 0। इस तरीके से एडिशन परफॉर्म होता है हमारा। अब हमारा है बिटवाइज और ऑपरेटर। अगर सेम हमारे एग्जांपल में हम यहाँ पर करते हैं सी आउट ए बिटवाइज ऑपरेटर बी, तो यहाँ पर 1 0 1 0 0 1 0 1 में हम यहाँ पर और ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों जीरो, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर इनपुट हमारा ट्रू है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, तो ये आंसर हो गया हमारा 15 का। दैट मीन्स अगर हम ये करवाते हैं सी आउट, तो वो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में 15 प्रिंट कर देगा। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पर वर्क करता है बिट्स के ऊपर, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें शो कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर का वर्क होता है, जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें हमारा कंडीशन रहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई है, उसी केस में हमारा जो आउटपुट होगा हाई होगा। अगर दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट हाई नहीं होगा। दैट मीन्स ट्रुथ टेबल कुछ इस प्रकार से वर्क करता है एक्सॉर का, 0 0 है तो आंसर 0 होगा, 0 1 है तो आंसर 1 होगा, 1 0 है तो आंसर 1 होगा, और अगर 1 1 है तो आंसर तब भी 0 रहेगा। दैट मीन्स बोथ द इनपुट्स शुड बी डिफरेंट, तभी हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों इनपुट सेम हैं तो उस केस में हमारा आउटपुट हमारा 0 रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम सेम इस पे अगर लगाते हैं हमारा एक्सॉर ऑपरेटर, सो सी आउट करते हम ए एक्सॉर बी, तो उस केस में हमारे पास 1 0 1 0 0 1 0 1 एक्सॉर ऑपरेटर अगर हम लगा रहे हैं तो 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, इस केस में भी आंसर हमारा 15 प्रिंट होता। इस प्रकार वर्क करता है बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे हमारा सबसे पहले हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या होता है, एक बिट आगे मूव कर देना, एक बिट आगे मूव कर देना पूरे बिट्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख रही हूं, ए कोई भी मैंने वैल्यू ली है ए, जिसे मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूं बाय 2। यहाँ पर नाम रहता है वेरिएबल या कोई भी नंबर जिसकी बिट्स को हमें शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है आगे, और यहाँ पे वो वैल्यू होती है जितनी हमें पोजीशंस आगे शिफ्ट करना है। तो मैं लिख रही हूँ C इक्वल्स टू ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। तो अगर मैं इस तरीके से लिखती हूं तो उस केस में हमारे अगर a की वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने a की वैल्यू रखी है 10, सो a की वैल्यू है 10 1 0 1 0, 10 हमारा हुआ। हमें इसे 8 बिट्स में करके देख लेते हैं। 8 बिट्स में जब हम इसमें बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 बिट्स आगे बढ़ाना है, 2 बिट्स आगे बढ़ाना है। दैट मीन्स हमारा इधर साइड शिफ्ट हो रहा है, हमारा पूरा जो वैल्यू है इधर साइड शिफ्ट हो रहा है। तो हमने क्या करा, इसे सबसे पहले आगे की जो 2 वैल्यूज हैं उन्हें हमने शिफ्ट कर दिया। तो यहां से ये 2 जो आगे की वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। फाइन, 0 0 1 0 1 0, उसके बाद जो हमारा 2 स्पेसेस ब्लैंक रहेगी जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग पोजीशन, उसमें हम फिल कर देते हैं 0 इस प्रकार से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 40। फाइन, अगर हम इसको गिनेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 40। ये होगा हमारा 1 का प्लेस, 2 का प्लेस, 4 का प्लेस, 8 का प्लेस, 16 का प्लेस, 32 का प्लेस। तो 8 और 32 40, यहाँ पे 42 प्रिंट हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए हम इस तरीके से परफॉर्म करें, उसकी जगह पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है जो भी वेरिएबल है हमारे पास या जो भी वैल्यू है उसको इनटू करते हैं हम। 2 का बेस किसको लेते हैं, नंबर ऑफ बिट्स हमने जितनी क्या करी है, शिफ्ट करी है, नंबर ऑफ बिट्स। तो यहां पर हमारा a है 10 इंटू 2 टाइम्स हमने 2 बिट्स शिफ्ट करी, तो 10 इंटू 4 दैट मीन्स 40 आंसर हो गया। तो ये था हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है जिसमें हम हमारे
जिस प्रकार हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट करे थे हमारे वेरिएबल की या वैल्यू है जो भी उसके बिट्स को, उसी प्रकार हम यहाँ पर इसे अब राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो अगर मैं ऐसा लिखती हूँ C इक्वल्स टू A राइट शिफ्ट 2, दैट मीन्स 2 बिट्स में राइट शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने A की वैल्यू 10 थी, तो वही हम फिर से ले लेते हैं 1 0 1 0 0 0 0 0, और अब इनको मैं राइट शिफ्ट कर रही हूँ। दैट मीन्स यहां से 2 बिट्स हमारी क्या होने वाली है, डिस्कार्ड होने वाली है। तो अब इनको राइट शिफ्ट करेंगे तो 0 1 0 0 0 0। इसके बाद ये जो 2 पोजीशंस खाली हो जाएंगी इन्हें हम बोलते हैं लीडिंग पोजीशंस। लीडिंग पोजीशंस को हम फिल कर देंगे बाय 0, और जब इसका आंसर हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में 2। तो इस प्रकार से हमारा वर्क करता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर बिटवाइज। यहां पर जिस प्रकार हमारे पास फॉर्मूला था डायरेक्ट निकालने के लिए, हमारे यहाँ पे बिना इन बिट्स से उलझने की जगह पर हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, वैसे ही यहाँ पर भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। हमें सिंपली यहाँ पर A डिवाइड बाय 2 और नंबर ऑफ बिट्स जितने शिफ्ट हो रहे थे, नंबर ऑफ बिट्स, दैट मीन्स यहां पर था 10 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ बिट्स हमारे 2, तो यहां पर हो गया 10 डिवाइड बाय 4। 10 डिवाइड बाय 4 का आंसर जब हम निकालेंगे यहां पर, तो हमारा आंसर यहां पर आएगा 2 समथिंग। इंटीजर वैल्यूज ही एक्सेप्ट करेगा क्योंकि, तो यहां पर आएगा 2, तो ये आंसर हो गया हमारा 2। इस प्रकार हमारा बिट वाइज राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट वर्क करता है। हमारे पास लास्ट जो बचा है जो हमने डिस्कस नहीं करा, वो है हमारा बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। बेसिकली इसका काम है हमारे सभी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर देने का, ट्रांसपोज करने का। अगर मैंने यहाँ पर A की वैल्यू रखी है, इधर हम समझते हैं एक सेपरेट कॉलम के बीच में, अगर A की वैल्यू मैंने रखी है 5 और अगर B की वैल्यू मैं यहाँ पे कर रही हूं बिट वाइज नॉट ऑपरेटर A, ऐसा कर रही हूं, तो इस केस में बेसिकली हमारा क्या है, A की वैल्यू है अभी हमारी 5 है, दैट मीन्स A की वैल्यू हो गई 0 1 0 1, राइट। इसको अब हम कर देंगे कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स बिटवाइज नॉट का मतलब हो गया कि B की वैल्यू हो गई है हमारी 1 0 1 0, ये हो गई हमारी B की वैल्यू जो कि हो गया 10। अब क्योंकि हमारा कंपाइलर यूज करता है 2's कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे शायद -6 दिखाई दे। हेक्साडेसिमल कोड करता है, हमने नेगेटिव में प्रिंट कराता है। तो इस प्रकार हमारा बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है, एंड, और, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सभी थे हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स, जिसमें हमने समझा अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स।